गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फोर्स एंड प्रेशर। हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक करने वाले इट इज रिलेटेड टू फोर्स एंड उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे फोर्स एग्जैक्ट क्या रहता है वो हम लोग समझते हैं। फोर्स एक बहुत सिंपल पुश एंड पुल एक्शन रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। पुश मतलब आई होप आपको ये समझ में आ रहा है पुश एंड पुल क्या रहता है। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। ये बेसिक एक्शन को हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मास को क्या करते हैं केजी में, वैसे फोर्स को हम लोग एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूटन। तो ये यूनिट ऑफ कोर्स जो साइंटिस्ट था उस पे बेस्ड दैट इज इसका नाम डाला गया है। अब फोर्स जो है ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसको आपको एक वैल्यू भी देना पड़ेगा और इसका डायरेक्शन क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे क्या, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। तो लेट से हम लोग को यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक जो है इसको क्या करना है, पुश करना है। एंड लेट से हम लोग को यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक को क्या करना है, पुश करना है। ऑफ कोर्स अगर मेरे को यहाँ पे इसको पुश करना रहेगा, किधर, दोनों को मेरे को कहाँ पे पुश करना है, राइट साइड की ओर पुश करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, सो आई कैन पुश इट विथ कितना, 5 न्यूटन ऑफ क्या फोर्स। ठीक है। लेकिन इसको बताने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। आपने क्या नोटिस किया, आप बता रहे हो कि आप कहाँ पुश कर रहे हो। मतलब फोर्स को बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है कि कहाँ ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेकंड, आप एरो का साइज भी नोटिस कर सकते हो। छोटा एरो इंडिकेट करेगा कि वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉलर। बड़ा एरो इंडिकेट करेगा कि वैल्यू क्या रहेगा, लार्जर। आई होप ये पार्ट क्लियर है। फोर्स को बताने के लिए आपको वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। अब मास जो रहता है, जैसे कि अगर मैंने बोला इसका मास कितना है, 5 kg, तो यहाँ पे मुझे क्या डायरेक्शन शो करने की जरूरत पड़ रहा है क्या, नहीं। लेट्स इसका वजन कितना था, 10 kg। यहाँ पे मुझे डायरेक्शन शो करने का जरूरत है क्या, नहीं। ऐसे टाइप के क्वांटिटीज को आप क्या बोलते हो, स्केलार क्वांटिटीज बोलते हो। फिर फोर्सेस के मेन क्या है, टू टाइप्स है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये फोर्सेस के बारे में पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है कोई भी चीज को मूव करने के लिए एंड कोई भी चीज को स्टॉप करने के लिए, मोशन एंड रेस्ट में लाने। दूसरा, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए आपको फोर्सेस का क्या है, जरूरत है। तो नेचर में कोई भी चीज जिसका आप क्या नोटिस कर सकते हो, शेप चेंज हो रहा है, वहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एंड लास्ट, कोई भी चीज के स्टेबिलिटी के लिए फोर्सेस का रिक्वायरमेंट है। जैसे आप बिल्डिंग्स देखते हो, बिल्डिंग्स के एक ही जगह पे खड़े रहता है, ब्रिजेस, ये सब क्या रहता है, दैट इज स्टेबल स्ट्रक्चर्स है। ये सब बनाने के लिए आपको क्या है, फोर्सेस को मतलब फोर्सेस के बारे में आपको क्या रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम लोग ये साल सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें ही करेंगे। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये चैप्टर और बढ़ते जाएगा एंड आप इसमें और डिटेल्स के बारे में जानोगे। अब हम लोग जानने का ट्राई करेंगे नेचर में सबसे मेन जो फोर्सेस है उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो नेचर में सबसे पहले 4 मेन फोर्सेस है। सबसे पहला क्या, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करता है जिसके पास क्या रहेगा, मासेस रहेगा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग के स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इन सब का मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये पिछले बार क्या था, दो मासेस के बीच में था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये किसके बीच में रहेगा, दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो भी एटम का न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस को बनाए रखने में कौन हेल्प करता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया, तो न्यूक्लियस क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। या हम लोग बोल सकते हैं एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल।
तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेडिएशंस के लिए। कुछ कुछ मटेरियल है जो क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है, तो वहां पे कौन आता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो नेचर में फोर फंडामेंटल फोर्सेस है। एक एक ग्रेविटेशन, जो किसके बीच में एक्ट करता है? दो ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या रहेगा? मास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? दो चार्जेस के बीच में। एटम्स का न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए न्यूक्लियर फोर्स एसेंशियल है। और जो रेडिएशंस जो रिलीज होता है, इसके लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स भी दिया है। आपको अगर इंटरेस्ट रहेगा, आप उसको अच्छे से रीड करके समझने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब जाते आगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस का। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मेनली फोर टाइप्स के हैं। फोर्सेस जो हमारा मसल्स के थ्रू एग्जर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। फोर्सेस जो रोप्स, वायर्स एंड रॉड्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। फोर्सेस जो दो सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। एंड फोर्सेस जो क्या करता है, सरफेस क्या करता है, कोई भी सॉलिड सरफेस एग्जर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ये तीन डायग्राम्स में कहाँ कहाँ पे फोर्सेस है एंड कौन से टाइप के है। सबसे पहला, ये जो पर्सन यहाँ पे है, ये अपने मसल्स के थ्रू कौन सा फोर्स अप्लाई करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है? तो इधर ये अप्लाई कर रहा है मस्क्यूलर फोर्स। आई होप ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं दो सरफेसेस है। कार का टायर है एंड यहाँ पे क्या, दैट इज रोड सरफेस है। कार कहाँ के मूव करने का ट्राई कर रहा है? आगे। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगता है? पीछे। हमेशा ऑपोजिट इन डायरेक्शन रहता है। कौन? फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट, ये पर्सन कहाँ पे मूव करने का ट्राई कर रहा है? आगे। तो इसका शू एंड जमीन के बीच में क्या रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स। वो आगे मूव कर रहा है। जो फ्रिक्शन फोर्स रहने वाला है, वो कहाँ पे रहने वाला है? दैट इज पीछे। फिर सॉलिड सरफेस, यहाँ पे सॉलिड सरफेस कौन है? रोड। सॉलिड सरफेस क्या करने का ट्राई करेगा? एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा कहाँ पे? ऊपर के साइड पे। ठीक है, ये कौन सा फोर्स रहने वाला है? दैट इज नॉर्मल फोर्स रहेगा। आई होप ये तीन फोर्स के बारे में समझा रहेगा। मसल्स एक्सर्ट करने वाला फोर्स, मस्कुलर फोर्स। दो सरफेसेस, टायर एंड रोड, इसके पीछे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन जहां पे हो रहा है, उसके ऑपोजिट एक्ट करता है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कौन एग्जर्ट करता है? सॉलिड सरफेसेस। यहाँ पे सॉलिड सरफेसेस कौन है? दैट इज ये जमीन है। इवन जो शूज है, शूज भी एक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा कहाँ पे? नीचे की ओर। ये टायर भी क्या करेगा? एक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा नीचे की ओर। तो हर सॉलिड सरफेस क्या करता है? नॉर्मल फोर्स क्या करता है? एग्जर्ट करता है। जिससे क्या होता है? उसका शेप क्या रहता है? मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल देखने का ट्राई करते हैं। तो इधर क्या हो रहा है? ये बॉय क्या कर रहा है? मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है अपने मसल्स के थ्रू। ये डॉग क्या करने का ट्राई कर रहा है? दैट इज मस्कुलर फोर्स अप्लाई करने का ट्राई कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, यहाँ पे रोप है। तो बॉय क्या कर रहा है? एक टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी तरफ। डॉग भी क्या कर रहा है? रोप को खींच रहा है अपने तरफ। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? टेंशन फोर्स रहेगा। नेक्स्ट, ये लोग क्या एक ग्राउंड पे खड़े हैं। दो सरफेसेस दिख रहा है आपको, एक शू एंड एक क्या रहेगा? ग्राउंड। बॉय कहाँ पे मूव करने का ट्राई कर रहा है? पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऑपोजिट। डॉग कहाँ पे मूव करने का ट्राई कर रहा है? पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो यहां तक तो आई होप क्लियर है। अब सॉलिड सरफेसेस का क्या प्रॉपर्टी रहता है कि वो क्या एग्जर्ट करता है? नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट होगा? ऊपर के डायरेक्शन में। सेम चीज यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा? ऊपर के डायरेक्शन में। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। कैसे फोर्सेस क्या रहता है, कौन से टाइप के कांटेक्ट फोर्सेस है वो। तो कांटेक्ट फोर्सेस कब एग्जिस्ट करता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करता है? टच करता है।
आई होप ये कंसेप्ट यहां तक आपको क्लियर है करके। फिर हम लोग जाते नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? फोर्सेस जो एग्जिस्ट करता है बिना दो बॉडीज टच किए, ऐसे टाइप के फोर्सेस को आप क्या बोलते हो? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये जो कोकोनट है, ये कोकोनट को कोई खींचने वाला फोर्स नहीं है, कोई बॉडी टच नहीं हो रहा है, लेकिन इवन देन आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये कोकोनट एग्जैक्ट नीचे गिर रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? अर्थ जिसके पास मास है एंड कोकोनट जिसके पास मास है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। उनको टच करने का जरूरत है क्या? नहीं। सेकंड यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे नीडल्स जो भी था आयन के, क्या ये मैग्नेट को टच कर रहा था क्या स्टार्टिंग में? नहीं। लेकिन इवन देन क्या हो रहा है? ये मैग्नेट क्या करता है, यहाँ पे ये सारे आयन नेव्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऐसे टाइप के फोर्सेस को आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फोर्सेस। नेक्स्ट, हमने कोम को रब किया किसके ऊपर? एक सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। क्या होता है? ये कोम के ऊपर क्या होने स्टार्ट होता है? चार्जेस डेवलप होने स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे हमने क्या किया, पीसेस ऑफ पेपर के, उसको टच नहीं किया, हमने क्या किया? थोड़ा सा ऊपर रखा। आपको क्या नोटिस होगा यहाँ पे कि ये सारे पेपर्स क्या होते? अट्रैक्ट होते। किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? यहाँ पे ये कोम की ओर अट्रैक्ट होगा। ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आई होप यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से क्लियर है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या रहते हैं करके। अब जाते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, अब आते हम लोग जो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है करके। तो फ्रिक्शन के मेन जो यूजेस है, ये क्या है? ये हमें ट्रांसपोर्टेशन, चीजों को मूव करने में क्या करता है? हेल्प। जैसे टायर्स एज वेल एज क्या रहता है? ब्रेक्स। ये किसके प्रिंसिपल पे चलता है? दैट इज फ्रिक्शन के। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स। जो शूज रहता है, शूज का ग्रिप एंड बॉल्स के ऊपर का जो ग्रिप रहता है, ये सब किस पे चलता है? दैट इज फ्रिक्शन पे। इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स है, इंजन्स एंड मोटर्स, ये सब भी कौन से प्रिंसिपल पे चलता है? फ्रिक्शन के। क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, जब आप हाइकिंग के लिए जाते हो, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो, तब आपके शूज में क्या रहता है? ग्रिप रहता है। रोप्स पे भी क्या रहता है? ग्रिप। ये सब किस में हेल्प करता है? दैट इज क्लाइंबिंग में आपको क्या करता है? हेल्प। तो फ्रिक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। होता है क्या? जो ब्रेक का जो पैड्स है एंड जो डिस्क का पैड्स है, दोनों एक दूसरे पे क्या करता है? रब करता है। जिससे क्या होता है? गाड़ी क्या हो जाता है? स्टॉप होता है। सेकेंड, लाइटिंग अ मैच। यहां पे क्या होता है? जब आप क्या करते हो? दैट इज मैच हेड को क्या करते हो? दैट इज एक रफ सरफेस के ऊपर क्या करते हो? रफ करते हो। टेम्परेचर क्या होता है? सरफेस का बढ़ जाता है, जिससे वो केमिकल्स क्या होते हैं? टेम्परेचर बढ़ने पे बर्न होता है। नेक्स्ट, वॉकिंग एंड रनिंग। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, जो जमीन का जो ग्रिप रहता है एंड जो शूज का ग्रिप रहता है, उनके बीच में फ्रिक्शन रहने की वजह से आप इजीली रन कर पाते हो या आप अपने आप को रुका पाते हो। नेक्स्ट, राइटिंग के लिए जो पेज का जो रफ सरफेस है एंड जो लेड का जो रफ सरफेस है पेंसिल का, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से आप क्या कर पाते हो? पेज के ऊपर लिख पाते हो। तो ये सब एग्जाम्पल्स है किसका? फ्रिक्शन का। अब फ्रिक्शन होता है क्या है? क्या रीजन है? तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, एक वुडन ब्लॉक को हम लोग एक फ्लोर के ऊपर क्या करने का ट्राई कर रहे हैं? मूव करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये ऊपर का पार्ट वुडन है, नीचे का पार्ट हम लोग का फ्लोरिंग है। क्या नोटिस कर सकते हो? ये जो सरफेस है, ये क्या है? एकदम इरेगुलर है। इरेगुलर रहने के वजह से होता है क्या है यहाँ पे कि ये पार्ट्स आप नोटिस कर सकते हो, ये जो वैलीज है, ये क्या होता है? यहाँ पे ये पीक के साथ क्या करता है? टकरा देता है एंड क्या होता है? ये दोनों लॉक हो जाता है। ये लॉकिंग के वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? जनरेट होता है। आई होप ये समझा रहेगा। यहाँ पे ये सरफेस क्या करता है? दैट इज स्पीड ब्रेकर जैसे क्या करता है? काम करता है। किसके लिए? उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं, होता है क्या है? ये ऑब्जेक्ट का सरफेस किससे इंटरलॉक होगा? नीचे का जो सरफेस है उसके साथ लॉक हो जाएगा।
एंड ये लॉकिंग की वजह से क्या होता है, एक स्टॉपिंग मोशन प्रोड्यूस होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्रिक्शन करके बोलते हो। ओके, अब फ्रिक्शन का यहाँ पे क्या क्या इश्यूज है और क्या क्या फायदे हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रिक्शन जो है, ये क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज मूवमेंट को कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये ब्रेक्स नहीं होता तो होता क्या था, हमें गाड़ी को स्टॉप करने क्या होता, मुश्किल होता। तो इवन भागते वक्त भी अचानक अगर हमें रुकना रहेगा, तो फ्रिक्शन ही हमें क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन फ्रिक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि वो क्या जनरेट करता है, हीट। जैसे ये ब्रेक्स इसके ऊपर रब होता है, ये जो डिस्क है ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर एंड टेयर। अब 4-5 साल के बाद होगा क्या, आपका ब्रेक्स जो है ये इतना अच्छे से अप्लाई नहीं होता है। द रीजन बीइंग क्या होता है, ये ब्रेक पैड्स के ऊपर का जो सरफेस है वो पूरा क्या हो जाता है, रब हो जाता है। इवन आपके साइकिल्स का भी जो ब्रेक्स रहता है, वो भी क्या होता है, कुछ सालों बाद क्या होता है, ब्रेक्स बरोबर लगते नहीं है। तो ब्रेक्स बरोबर नहीं लगने का रीजन क्या है, कि सरफेसेस क्या होता है, वेयर एंड टेयर होता है। इवन आपका शूज 1-2 साल यूज करने का क्या होता है, नीचे का पूरा सरफेस क्या हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। इवन टायर्स जो रहता है, 2-3 सालों के बाद होता है क्या है, उसका पूरा सरफेस क्या हो जाता है, फ्लैट होता है। इसको ही क्या बोलते हैं, वेयर एंड टेयर। तो जो ग्रिप वगैरह जो रहता है टायर्स का, वो सब क्या होता है, निकल जाता है। दूसरा, फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आपने साइकिल का चेन को क्या नहीं किया, दैट इज ऑयल नहीं डाला, पैडल मारते हो आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। दूसरा, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। इवन आपने सुना रहेगा, जब ट्रेन का कभी ब्रेक्स लगते हुए आपने सुना रहेगा, क्या होता है, एकदम नॉइज एकदम ज्यादा प्रोड्यूस होता है। वो किसकी वजह से होता है, दैट इज फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब जाते हैं थोड़ा आगे कि हम लोग फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं करके। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं। यहाँ पे जैसे आप नोटिस कर सकते हो, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, दैट इज ग्रिप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ग्रिप प्रोवाइड करने से क्या होता है, दैट इज फ्रिक्शन बढ़ता है। सेकेंड, आप सरफेसिस को क्या कर सकते हो, रफ बना सकते हो। दूसरा, आप एरिया ऑफ कांटेक्ट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टायर का दिख रहा है एरिया क्या है, बहुत वाइड टायर है। एरिया बढ़ाने से भी क्या होता है, दैट इज टायर का सॉरी फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज। दूसरा, आप ये नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड किया, ट्रेड्स प्रोवाइड किए। ये थ्रेड्स क्या करने में हेल्प करता है, रोड को ग्रिप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, इसके ऊपर के सारे थ्रेड्स क्या हो गए, चले गए हैं। अब क्या होगा, अगर ये टायर्स को हमने गाड़ी में यूज किया, ब्रेक दबाते वक्त होगा क्या, कि गाड़ी क्या होने स्टार्ट होगा, स्किड होने क्या होगा, स्टार्ट। इसीलिए फ्रिक्शन कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करने के लिए, गाड़ी को कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। स्पेसिफिकली जब बारिश के वक्त रोड जब क्या होता है, वेट होता है, तो गाड़ी स्किड नहीं होने का एक रीजन क्या है, दैट इज अच्छा फ्रिक्शन टायर को रहेगा। तो अगर फ्रिक्शन कम रहेगा, तो होगा क्या कि टायर्स क्या होंगे, स्किड होने क्या होगा, स्टार्ट होगा। आई होप यहां तक ये पार्ट क्लियर है करके। ओके, अब हम लोग कुछ मेथड्स जानेंगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है, कि आप क्या कर रहे हो, दैट इज चेन्स को क्या कर रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, ग्रीस लगाते हो। इससे क्या होता है, ये मोशन क्या हो जाता है, स्मूथ होता है। एंड आपको लेस एनर्जी लगता है क्या करने के लिए, पैडलिंग करने के लिए। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, दैट इज पॉलिशिंग कर सकते हो। पॉलिशिंग करने से होता है क्या है, जो वैलीज एंड जो पीक्स रहता है, वो क्या होते हैं, स्मूथ आउट होते हैं। दूसरा क्या है, बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग्स किस में यूज होता है, दैट इज फैंस, इवन जो फिजेट स्पिनर्स वगैरह जो रहता है, उसमें बॉल बेरिंग्स यूज किया जाता है। बॉल बेरिंग्स क्या करता है, दैट इज फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, फ्रिक्शन रिड्यूस करने से क्या क्या फायदा होता है, एनर्जी ऑफ मोशन जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प। दूसरा, वेयर एंड टेयर को क्या करता है, कंट्रोल करने में कम करता है। एंड तीसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहता है, कोई भी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, उसको क्या करने में हेल्प करता है, लेस करने में क्या करता है, हेल्प करता है।
तो ये होता है फ्रिक्शन को कम करने के क्या यूजेस। आई होप यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे न्यूटन्स थ्री लॉज। अभी न्यूटन्स थ्री लॉज को हम लोग एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, एकदम सिंपल सिंपल इसका मतलब समझते हैं। फर्स्ट है मास एंड इनर्शिया। इसका क्या मतलब है पहले आपको शॉर्ट में समझाता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका क्या रहेगा, मास क्या रहने वाला है ज्यादा, उसमें क्या रहेगा दैट इज इनर्शिया भी क्या होगा ज्यादा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे एक 5 kg का जो ब्लॉक है इसको क्या करना है, मूव करना है। एंड लेट्स से मुझे यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक को क्या करना है दैट इज मूव करना है। तो ऑफ कोर्स मेरे को क्या, ये दोनों बॉडीज स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में है, यहाँ पे भी रेस्ट में है, इधर भी क्या है, रेस्ट में। आपको मूव करना है इनको। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये रॉक को मोशन में लाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा 100 न्यूटन ऑफ फोर्स। वैसे अगर आपको ये ब्लॉक को मूव करना रहेगा, आपको लगाना पड़ेगा कितना, 200 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो बॉडी यहाँ पे आपने देखा वो खुद से मूव नहीं होगा। ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते इनर्शिया। बॉडी में अगर इनर्शिया ज्यादा रहेगा, आपको फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा उसको मूव करने। आई होप ये पार्ट यहां तक क्लियर है। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया का क्या मतलब है, आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट को किस में लाना है, मोशन में। ऑब्जेक्ट खुद से मोशन में आ सकता है क्या, नहीं। तो ये जो उसका इनएबिलिटी है, जिसे वो खुद से मोशन में नहीं आ सकता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अगर इनर्शिया ज्यादा रहेगा, आप नोटिस भी कर सकते हो, आपको अगर उसको मोशन में लाना है तो आपको क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। आई होप ये पार्ट यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है। सेकंड जो लॉ है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपका क्या रहने वाला है, मास ज्यादा रहेगा, आपको फोर्स भी जो लगने वाला है उसको मूव करने, वो भी क्या लगेगा, ज्यादा। आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो, 10 kg के इसको मूव करने के लिए 200 न्यूटन, 5 kg के इसको मूव करने के लिए 100 न्यूटन। मास ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी आपको क्या लगेगा, ज्यादा। सेकेंड, लेट से आप क्या कर रहे हो, एक ट्रॉली को क्या कर रहे हो, दैट इज मूव कर रहे हो। ठीक है, एक ट्रॉली, एंड यहाँ पे भी एक दूसरा एक ट्रॉली है। ओके, इन दोनों को आपको क्या करना है, दैट इज मूव करना है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान से सुनना। अगर आपने क्या किया, ये ट्रॉली को पुश किया 100 न्यूटन से, एंड ये वाले ट्रॉली को आपने पुश किया 200 न्यूटन से, क्या आप नोटिस करोगे ये ट्रॉली का जो स्पीड है, ये क्या होगा, एकदम ज्यादा होगा। एंड ये ट्रॉली का जो स्पीड है, ये क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या नोटिस किया, अगर आपने क्या किया, बहुत ज्यादा क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी क्या होगा, बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है न्यूटन सेकंड लॉ का। नेक्स्ट है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, एक्शन फोर्स इक्वल्स रिएक्शन फोर्स, लेकिन कहां पे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को हल्का सा क्या कर रहे हो, नीचे की ओर फेंक रहे हो। ठीक है, एकदम हल्के से आपने क्या किया, इसको ड्रॉप किया। ये नीचे ड्रॉप करना, इसको क्या बोलते, एक्शन फोर्स बोलते। अब होगा क्या, ये बॉल बाउंस होके कहां तक आएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते, रिएक्शन फोर्स बोलते। ठीक, कौन सा फोर्स, रिएक्शन फोर्स। अब लेट से यही सेम बॉल जो था, ठीक है, यहां पे यही सेम जो बॉल था, इसको हमने क्या किया, एकदम जोर से क्या किया, नीचे हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया, एकदम जोर से हमने इसको नीचे फेंका। होगा क्या, ये जो बॉल है, ये क्या होगा, बहुत ऊपर आएगा। क्या नोटिस, ये जो फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो क्या नोटिस हो रहा है, अगर आपका एक्शन फोर्स क्या होगा, लेस, रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, लेस। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहता है, एक्शन का ऑपोजिट रहेगा।
नेक्स्ट, अगर आपने क्या किया, दैट इज बॉल को बहुत जोर से नीचे फेंका, तो रिएक्शन फोर्स कहाँ पे रहेगा? ऊपर। और वो भी क्या रहने वाला है? ज्यादा रहेगा। दोनों का डायरेक्शन भी क्या रहेंगे? एक दूसरे का क्या रहने वाला है? ऑपोजिट रहेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। इसका और एक एग्जाम्पल इज, दैट इज अगर आपने क्या किया, बॉल को हल्का सा पंच किया, आपका हाथ इतना ज्यादा पेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत जोर से क्या करोगे, पंच करोगे बॉल को, होगा क्या? आपका हाथ क्या होने स्टार्ट होता है? बहुत जोर से पेन होता है। क्या हो गया? आपने एक्शन फोर्स को बढ़ाया। क्या एक्शन किया आपने? बॉल को पंच करने का। फिर आपको रिएक्शन फोर्स मिला। क्या? आपका हाथ पे जो पेन है, ये कौन सा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया ज्यादा रहेगा, आपको वो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। और सेकेंड लॉ, फोर्स ज्यादा रहेगा कब? जब मास क्या रहेगा? ज्यादा लगे। मास जब ज्यादा रहेगा तब। अगर फोर्स आपने ज्यादा अप्लाई किया, तो जो एक्सलरेशन रहेगा या जो चेंज इन स्पीड रहेगा ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है? ज्यादा। थर्ड क्या है? अगर एक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, तो रिएक्शन फोर्स ज्यादा रहता है। कौन से डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप ये पार्ट यहां तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके, न्यूटन के थ्री लॉज जो है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या है? तो ऑब्जेक्ट के यहाँ पे, लेट से हमने क्या किया, दोनों साइड पे 5 5 kg का फोर्स अप्लाई किया। होगा क्या? यहाँ पे कितना रहेगा? दैट इज 50 न्यूटन का फोर्स रहेगा। यहाँ पे भी कितना फोर्स रहेगा? 50 न्यूटन का क्या रहने वाला है? फोर्स। जब क्या रहता है, फोर्सेस अप्लाइड ऑन बोथ द साइड्स, क्या नोटिस हो रहा है? क्या है? इक्वल है एंड प्लस एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऐसे टाइप के फोर्सेस को आप क्या बोलते हो? बैलेंस फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करता है? कैंसल आउट करता है। ठीक है, तो यहां पे मैं समझाता हूं। ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। लेट्स से ये लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जाने वाला फोर्स को मैं क्या लूंगा? माइनस। ये कहाँ पे जा रहा है? राइट की ओर। राइट के ओर जाने वाला जो फोर्सेस है, इसको मैं लूंगा पॉजिटिव। क्या होगा? दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करके कितना न्यूटन होगा? 0 न्यूटन। 0 न्यूटन रहने का मतलब क्या है? कि ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ये किस में रहेगा? रेस्ट। रेस्ट मतलब वो एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक। नेट फोर्स का आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है करके। क्या बोला बैलेंस फोर्सेस में? जब ऑब्जेक्ट के दोनों साइड पे फोर्सेस इक्वल एंड प्लस एक दूसरे के क्या रहेगा? ऑपोजिट। तो ऐसे टाइप के फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। जो नेट फोर्स है या फिर टोटल फोर्स, ये इक्वल टू क्या होगा? 0। जिससे ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ये किस में रहेगा? रेस्ट में रहने वाला है। दूसरा है अनबैलेंस फोर्सेस। अब अनबैलेंस फोर्सेस में, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक 5 kg का मैंने क्या किया? ब्लॉक अप्लाई किया। अब यहाँ पे जो टोटल फोर्स है, 50 + 50 कितना होगा? 100। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स रहेगा, ये कितना होने वाला है? 50 न्यूटन। इस बार यहाँ पे कितना होने वाला है? 100 न्यूटन। यहाँ पे कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। ओके। अब इसका हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट साइड में जाने वाला फोर्स कितना रहेगा? दैट इज -50। राइट साइड में जाने वाला क्या रहेगा? +100। सबट्रैक्ट करने पे आंसर कितना हो रहा है? 50 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे मूव करेगा? इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट विथ कितना फोर्स? विथ 50 न्यूटन के फोर्स के साथ ये क्या करेगा? मूव करेगा। कहाँ की ओर? राइट की ओर क्या करेगा? मूव करेगा। ऐसे टाइप के फोर्सेस को आप क्या बोलते हो? अनबैलेंस फोर्सेस। जहां पे फोर्सेस अप्लाइड ऑन बोथ द साइड्स क्या रहेगा? अनइक्वल। यहाँ पे नेट फोर्सेस नॉट 0। एंड एक चीज क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा? जहां पे फोर्स ज्यादा होगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा? वो मूव होगा। अब ये कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम है, जिसकी ओर हम लोग जरा समझने का ट्राई करते हैं। ओके। अब यहाँ पे ये डायग्राम में आप क्या नोटिस कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर का गेम हो रहा है। ये लोग क्या करने का ट्राई कर रहे, इस तरफ पुश करने का ट्राई कर रहे, कितने फोर्स के साथ, 1500 न्यूटन के साथ। ये लोग भी क्या कर रहे, 1500 न्यूटन के साथ कहाँ पे पुश कर रहे, दे आर पुशिंग टुवर्ड्स द राइट। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने बोला है नेट फोर्स। लेफ्ट में जाने वाला फोर्स कितना रहेगा, -1500 न्यूटन। राइट में जाने वाला फोर्स जो है, ये कितना होगा, +1500 क्या होगा, न्यूटन। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, 0 न्यूटन। इसका मतलब रस्सी कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा। लेट्स से अब क्या हो गया, ये लोग ने एक एक्स्ट्रा पर्सन को बुलाया। इसकी वजह से क्या होगा, अब नोटिस करना है, ये स्टार्टिंग में ये दोनों एरोस का जो साइज है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, इंडिकेटिंग दोनों फोर्सेस क्या है, उनका वैल्यू सेम है। आपने नोटिस भी किया, मैंने डायरेक्शन को ऑपोजिट बताने के लिए एरो बताया यहाँ पे। नेक्स्ट केस में इन्होंने एक और एक एडिशनल पर्सन को बुलाया। अब इनका फोर्स कितना होगा, इनका फोर्स हो जाएगा दैट इज 2000 न्यूटन। लेकिन इनका फोर्स अभी भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहेगा। कितना होने वाला, दैट इज 1500 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, नेट फोर्स कैलकुलेट किया। अब होगा क्या, यहाँ पे कितना होएगा, दैट इज यहाँ पे होगा, इट विल बी -1500 प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2000 न्यूटन। ठीक है, कितना आएगा आंसर जो आएगा, इट इज कमिंग एज प्लस कितना हो रहा है, 500 न्यूटन। ये प्लस क्या इंडिकेट करेगा कि जो रोप है ये मूव करेगा कितना, 500 न्यूटन के साथ, कहाँ पे, राइट की ओर क्या होगा, मूव। लेट्स से ये लोग ने, इन्होंने भी क्या किया, दो पर्सन्स को बुलाया। अब इनका जो टोटल फोर्स है ये कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 2400 न्यूटन। यहाँ पे सेम पहले जितना ही फोर्स रहेगा, कितना आने वाला, दैट इज 2000 न्यूटन रहेगा। अब इस बार हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज -2400 न्यूटन प्लस यहाँ पे कितना होगा, 2000 न्यूटन। ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, -400 न्यूटन। इसका माइनस का क्या मतलब है, ये कहाँ पे मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट विथ कितना, 400 न्यूटन। आई होप ये नेट फोर्स का आपको कंसेप्ट अभी अच्छे से क्लियर है करके यहां तक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट करेंगे किसका, इनर्शिया का। इनर्शिया रहता है क्या है, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन रेस्ट, और किसमें, या एग्जिस्टिंग स्टेट में। इसको मैं सिंपल में आपको समझा देता हूं, तो ध्यान से सुनना। तो लेट्स से आपको यहाँ पे फर्स्ट इज एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, स्टोन है आपके पास, जो कितना, ऑलमोस्ट 30 kg का है। आपको क्या करना है, इसको मूव करना है। लेट्स से यहाँ पे सेम एक और एक रॉक है, लेकिन ये कितना है, 10 kg। दोनों क्या है, रेस्ट में, ये भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये जिंदगी भर क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ये अगर रेस्ट में रहेगा तो जिंदगी भर क्या रहेगा, रेस्ट में। अब ये कंसेप्ट क्या है, अगर आपको 30 kg का ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा, दैट इज 300 न्यूटन। अगर यहाँ पे लाइटर ऑब्जेक्ट को आपको पुश करना है, तो यहाँ पे आपको फोर्स कितना लगेगा, 100 न्यूटन। इसका क्या मीनिंग है, हेवियर ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया ज्यादा, एंड उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। लाइटर ऑब्जेक्ट्स का वेट क्या होगा, लेस, सॉरी इनर्शिया क्या होगा, लेस, इसीलिए उसको मूव करना क्या होगा, इजी होगा। आई होप ये पार्ट यहां तक आपको प्रॉपरली क्लियर है। सेकंड हम लोग करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो किसमें है, मोशन में है, ठीक है, उसका स्टेट चेंज करना क्या रहेगा, नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक ट्रक है जो 60 km/h की स्पीड में है, एक कार है वो भी कितना है, 60 km/h की स्पीड में। यहां पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, ट्रक ऑफ कोर्स हेवियर रहेगा, तो इसका जो इनर्शिया रहेगा ये हायर रहेगा।
कार लाइटर है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, लेसर होगा। ओके, अब ये दोनों ऑलरेडी मोशन में, मुझे बोला गया इनको स्टॉप करने। किसको स्टॉप करना आसान रहेगा, कार को। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया लेस है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना थोड़ा आसान होगा। ट्रक, इसका इनर्शिया ज्यादा है बिकॉज इट्स मास इज मोर, तो मुझे अगर उसको स्टॉप करना रहेगा, मुझे क्या लगेगा, बहुत ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर कोई चीज एक मोशन में रहेगा, तो उसको स्टॉप करना, वो खुद से स्टॉप होगा क्या, नहीं, आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा, तो उसको स्टॉप करने आपको फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका इनर्शिया क्या होगा, लेस, उसको स्टॉप करना क्या होगा, इजी होगा, या लेस फोर्स लगता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना किस पे डिपेंड करता है, उसके इनर्शिया पे डिपेंड करता है। अगर क्या है, मास हैवियर है, इनर्शिया ज्यादा, अगर उसको मोशन में लाना रहेगा तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेट्स से मास लेस है, इनर्शिया क्या होगा, लेस, अगर इसको आपको मोशन में लाना रहेगा तो क्या होगा, लेस फोर्स लगेगा। सेकंड में ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी मोशन में है, अब आपको क्या करना है, उसको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या करोगे, तो स्टॉप करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, जैसे कि ट्रक, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको लगेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर इनर्शिया लेस है, तो आपको फोर्स भी क्या लगेगा, लेस लगेगा, क्या करने, उसको स्टॉप करने। फिर आते थर्ड, दैट इज इनर्शिया ऑफ क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, लेट्स से आप यहाँ पे एक बॉलिंग बॉल को क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, कहां से, एक बिल्डिंग के ऊपर से। ये बॉलिंग बॉल कैसे ट्रैवल करेगा, एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, एंड कहाँ पे हिट करने वाला, यहाँ पे ये पॉइंट पे आके हिट करे, एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करके। इसका रीजन क्या है, जो बॉलिंग बॉल है, इसका मास क्या होगा, ज्यादा, मास ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब इसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब अगर मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो मुझे क्या लगेगा, बहुत ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स। यहाँ पे क्या है, एक फेदर है, अब ये फेदर को हवा भी आ गया तो ये क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या रीजन है इसका, इसका मास जो है ये क्या है, लेस, जिसकी वजह से इसका इनर्शिया भी क्या होगा, लेस। तो इवन लेस फोर्स भी लगेगा, जैसे कि इवन हवा भी लगेगा, तो भी ये क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। एंड डायरेक्शन चेंज के क्या होने स्टार्ट हो, किधर, तो यहाँ पे आके क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, तो क्या नोटिस किया, हेवियर ऑब्जेक्ट्स के पास इनर्शिया ज्यादा रहता है, इसकी वजह से वो डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करेगा। लेकिन लाइटर ऑब्जेक्ट्स जो रहता है, वो क्या होता है, उसका मास कम रहने की वजह से उसका डायरेक्शन क्या होगा, इजीली क्या हो जाएगा, चेंज होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। मास एंड इनर्शिया, ऑब्जेक्ट अगर बहुत मैसिव रहेगा, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी क्या रहने वाला है, बहुत ज्यादा रहेगा। इट जनरली मीन्स क्या करने के लिए, दैट इज टू पुश अ हैवियर ऑब्जेक्ट, हमें क्या लगेगा, मोर फोर्स लगेगा। यहां पे भी आप नोटिस कर सकते हो, क्या होता है जब यहाँ पे ये वाले केस में पैसेंजर्स इन बस, क्या नोटिस हो रहा है, जब बस कितना रहेगा, 60 किलोमीटर का क्या होता है, पर आवर के स्पीड में जा रहा है, तो बस का स्पीड भी कितना होएगा, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। एंड जो पैसेंजर्स रहेंगे, उसका भी स्पीड कितना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बस अचानक स्टॉप होता है, रेस्ट में आता है, बस तो क्या होगा, डायरेक्ट जीरो पे पहुंच जाएगा। लेकिन अंदर के जो पैसेंजर्स है, उनका स्पीड को जीरो पहुंचने को टाइम लगता है। ठीक है, उनका स्पीड स्टिल कितना रहेगा, दैट इज 60 किलोमीटर ही रहेगा। तो होता क्या है, उनको ऐसे एक सेंसेशन आता है कि वो कहाँ पे जा रहे, आगे की ओर जा रहे करके। ठीक है, एक और बार, होता है क्या है, जब बस एक स्पीड में रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो बस का भी स्पीड सेम है,
पैसेंजर का भी स्पीड क्या है, सेम। इसके लिए क्या रखता है, पैसेंजर्स कंफर्टेबली एक ही जगह पे खड़े रह सकते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, बस का स्पीड तो जीरो हो गया, लेकिन पैसेंजर्स का स्पीड को जीरो पहुंचने को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी वजह से होता है क्या है, जो पैसेंजर्स है उनको क्या फील होता है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे, आगे की ओर जा रहे करके। ये एक प्रिंसिपल है किसका, इनर्शिया का। ठीक है। इसीलिए कार्स वगैरह में सेम चीज, जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं, एक्सीडेंट्स होता है क्या, कार का स्पीड क्या रहता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जो क्या होता है, अंदर का जो इंसान बैठा है उसका स्पीड जीरो होता है क्या, नहीं। जिसकी वजह से हो क्या सकता है, वो विंडशील्ड के बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रिवेंट करने के लिए कार्स में क्या लगाया जाता है, सीट बेल्ट लगाया जाता है। जो क्या करता है, दैट इज पैसेंजर को वापस सीट में पकड़े रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये है कंसेप्ट किसका, इनर्शिया का। आई होप यहां तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके।